जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। दोस्तों, इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो वो ज़रूर आप देखें, अपना कीमती समय निकालकर, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम तुषार अवस्थी है और मैं ग्रुप वाई में एज अ मेन कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ हूँ। मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है और मेरी रिपोर्टिंग डेट है 22 अगस्त और मुझे रिपोर्ट करना है 2 ATS नलिया गुजरात में। तो दोस्तों, पहली बात ये आती है कि आपको एयरफोर्स, यदि आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं एक्स या वाई ग्रुप किसी में भी, तो आपको एग्ज़ाम कैसे आपको तैयार करना है, क्योंकि आपका ये मेन एग्ज़ाम रहता है। आप मेन एग्ज़ाम इसलिए रहता है क्योंकि आपको इसी एग्ज़ाम के नंबर से आपको आपके PSL में, आपके इनरोलमेंट लिस्ट में इसी से आपको बेनिफिट मिलता है और इसी के नंबर पर आप सेलेक्ट होते हैं। तो अगर आपके इसमें अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए पहली चीज़ जो आती है वो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम पेपर क्या होता है, आपका पैटर्न क्या है, आपके एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है। जो बेसिक नीड ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है, सिलेबस क्या है। तो उसमें आपको पता ही होगा कि 20 नंबर की इंग्लिश आती है, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। एक्चुअली मैं सिर्फ वाई ग्रुप की ही तैयारी कर रहा था प्रॉपर, तो मैं आपको पूरी वाई ग्रुप की प्रॉपर नॉलेज दूंगा कि मैंने वाई ग्रुप को कैसे तैयार किया। और मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही तैयार कर रहा था, क्योंकि एक्स ग्रुप मैं इसलिए नहीं तैयार कर रहा था क्योंकि एक्स ग्रुप में थोड़ा सा जो एयरफोर्स के अंदर थोड़ा बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, वो आगे की फिर स्टडी नहीं कर पाते। वाई ग्रुप वाले थोड़ा सा फ्री रहते हैं, तो वो आगे स्टडी और कर सकते हैं, आगे कुछ और अच्छा कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आपका रहता है कि 20 नंबर्स की आपकी इंग्लिश आती है, जिसमें आपका ग्रामर होता है, ग्रामर का पोर्शन होता है, कुछ आपकी जो वोकैब्स का पोर्शन होता है, और कुछ होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि आपका पैसेज वगैरह जो होता है वो होता है। और जो 30 नंबर्स की उसमें रागा आती है, जिसमें आपकी 10 नंबर की मैथ्स आती है, 10 नंबर की GS आती है और 10 नंबर की रीजनिंग आती है। एवरेजन यही है, बाकी हो सकता है कभी 8 क्वेश्चन उसके आगे, 12 उसके आगे, 9 उसके आगे, 10 आगे, तो वो होता रहता है। तो अब बात आती है कि बुक, यार ये सिलेबस तो हो गया, सिलेबस तो आप नोट कर लेंगे उससे कि हाँ यार ये चैप्टर है, तो बुक कौन सी है। तो भाई मैं एक UP बोर्ड से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ, एक हिंदी मीडियम से स्टूडेंट पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि यूपी बिहार से जो वहाँ से आते हैं, जो बिलोंग करते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं इंग्लिश से, क्योंकि आपको जब सिर्फ यहाँ इस एग्ज़ाम में नहीं, जब आप फेस 2 देने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी इंग्लिश की बहुत ज़्यादा जो रोल है वो आपको फील होगा कि यार इंग्लिश अगर हमको अच्छे से आती होती तो बहुत यहाँ पर मुझे फ़ायदा होता। तो अब बात आती है आपके सिलेबस में। तो इंग्लिश के लिए मैंने प्लिंथ टू पैरामाउंट एक बुक आती है, प्लिंथ टू पैरामाउंट, जिसको मैंने ग्रामर के लिए यूज़ किया था। वोकैब के लिए मैंने यूज़ किया था आपकी वर्ड पावर मेड इजी, पार्ट 1 मैंने उसका सिर्फ कंप्लीट किया था। वो बहुत अच्छी किताब है, उसमें ये बताया गया है कि आप वोकैब बनती कैसे हैं, वोकैब को अंडरस्टैंड करना बताया गया, ना कि उसका रटना बताया गया है। अगर आप वोकैब को रटते हैं तो आप खत्म ही नहीं कर पाएंगे वोकैब्स को। वोकैब्स बहुत हैं, है ना, इन्फिनिटी हैं, इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और मैंने जो मैंने उसकी प्रिपरेशन या समझ लीजिए उसकी एक्सरसाइज की थी, वो मैंने किरण की बुक ली थी, जो SSC की प्रीवियस ईयर आती है, क्योंकि SSC की इंग्लिश लगभग मैच करती है आपके एयरफोर्स की इंग्लिश से। SSC की थोड़ी सी टफ ही होती है बल्कि। तो वहाँ से उसके बाद मैंने ये हो गया। उसके बाद मैथ्स आप कहीं से भी तैयार कर सकते हैं, बहुत ईजी आती है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। सिर्फ 10th क्लास की मैथ्स आती है। आप वहाँ के सिलेबस उठा लीजिए, उसमें जो चैप्टर्स हों वो 10th तक की कोई भी बुक उठा के उसको सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट समझिए। हाँ, उसकी ये मत सोचिए मैथ्स में कि आप जल्दी करने के लिए सॉल्व ट्रिक्स पे जा रहे हैं या फार्मूला बेस्ड जा रहे हैं, नहीं, उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए कि वो चीज़ आई कहाँ से, वो चीज़ बनी कैसे है, तो आपको बहुत फ़ायदा करेगी। फिर बात आती है आपकी GS की। तो GS में जितना मैंने नोटिस किया था कि 10 में से अगर आप 10 टारगेट करने जाएंगे ना, तो आप झेल जाएंगे, मतलब आप फंस जाएंगे माइनस मार्किंग में। 10 में से आप 6 का टारगेट करिए, 7 का टारगेट करिए, और उसको इस तरीके से टारगेट करिए कि हाँ यार इसको अच्छे से। तो मैंने एनालिसिस किया था 6-7 क्वेश्चन का, वो ये थे कि लगभग 2 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से मिल ही जाते हैं, पक्का मिल जाएंगे। अधिकतर मैंने नोटिस किया है, मैंने जितने भी सेट्स प्रीवियस ईयर या जब भी देखे, वहाँ पे आपको हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन जियोग्राफी का स्टैटिक,
स्टैटिक जियोग्राफी मिल जाती है। तो आपके 3 क्वेश्चन ये हो गए, 2 क्वेश्चन आपके सिंपल से आते हैं आपके जीएस से, जो आपके अभी जो करंट अफेयर्स से आते हैं। 5 क्वेश्चन लगभग ये हो जाते हैं, और 2-3-4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन देखेंगे आप अच्छे से, क्योंकि मैंने करीब 8 महीने हो गए मुझे पेपर दिए, तो मुझे इतना ध्यान नहीं मैंने क्या क्या तैयार किया था, बट लेकिन ये मुझे याद है, ये 3 चीज़ें मैंने अच्छे से तैयार की थी, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जीएस होगी। रीजनिंग के लिए देखिए, रीजनिंग में वर्बल जो रीजनिंग आती है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है। नॉन वर्बल रीजनिंग चित्र वाली वो थोड़ी सी मॉडरेट होती है। उसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे घर पे क्यूब वाली, तो आप आसानी से उसको भी कर लेंगे, उसमें कोई टफ नहीं है। रागा पोर्शन बहुत इजी रहता है। इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा सा टफ रहता है, वो भी अगर आप अच्छे, क्योंकि इसीलिए पोर्शन इजी ना होगा तो 50 में से 35 या 33 या 37 या 38 मेरिट कैसे जा रही है? मेरिट इसीलिए जा रही है क्योंकि पेपर इजी आता है। पेपर टफ कर देंगे तो मेरिट 30 के अंडर में आ जाएगी, है ना। तो ये अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका फेज 1 आसानी से मेरे हिसाब से निकल जाएगा। उसके बाद और हाँ, एक चीज़ और, जैसे ये भी लोग बोलते हैं कि यार ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या हमको ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। एक चीज़ ये बहुत आती है, तो दोनों पढ़ाई आपको करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ऑफलाइन आप स्टडी करते रहिए इन सारी चीज़ों से, और ऑनलाइन स्टडी वहाँ से करिए जहाँ से आपको प्रॉपर एक गाइडेंस मिल रहा है, जहाँ से आपको लगातार गाइडेंस मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि टुकड़ों में गाइडेंस मिल रहा है, या यहाँ से पढ़ लिया फिर वहाँ से पढ़ लिया, यूट्यूब पे गए सर्च किया, ये पढ़ लिया, ऐसे आपको फायदा नहीं होगा। एक टीचर को पकड़िए, उसको पूरा पढ़िए। एक चीज़ को पकड़ के चलेंगे तो उसको आप समझ पाएंगे, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो एक टीचर के पैटर्न को आपने पढ़ लिया है, पकड़ लिया, उसके बाद फिर आप दूसरी जगह पहुंच गए पढ़ने के लिए, तो आप फिर उसके पैटर्न को पकड़ रहे हैं कि यार ये कैसे पढ़ा रहा है। तो एक टीचर को पकड़िए ऑनलाइन में जो आपको अच्छे से पढ़ाए, पहले एनालिसिस कर लीजिए 4-6 दिन कि हाँ किस टीचर को या किस यूट्यूब चैनल से मैं पढ़ना है, उसके बाद आप पढ़िए आसानी से। अब आ जाती है आपकी फेज़ 2 की बात, जिसको मैं थोड़ा सा ऐसे जल्दी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो बहुत ईजी है। 20 से 25 दिन अगर आप रनिंग करते हैं, आसानी से रनिंग कर सकते हैं। 1600 मीटर 6.5 मिनट में, बहुत ईजी है, ठीक है। क्योंकि और ऐसा नहीं है, उन लोगों के लिए ईजी नहीं है जो बहुत ज़्यादा वेट गेन करके रखे हुए हैं। आप 60, 65, 70 किलो वेट आप गेन करके रखे हुए, तो आपके लिए टफ आ जाएगी। अपनी बॉडी को फिट रखिए अभी से, थोड़ा बहुत सुबह दौड़िए, मत दौड़िए तो भी टहल के आइए। अपनी हाइट, अपनी एज के हिसाब से अपना वेट रखिए, थोड़ा सा कम रखिए, 1-2 किलो, वो ज़्यादा सही है। ज़्यादा बेकार वेट है आपके लिए, वो मतलब वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो अगर आपका वेट नॉर्मल है तो आप आसानी से 20 से 25 दिन में लॉन्ग रनिंग करके, उसके बाद में स्पीड करके आसानी से आप अपनी रनिंग तैयार कर सकते हैं। वो रनिंग कर लेंगे। ये आप फेज़ 2 में आपकी सबसे पहले रनिंग होगी, फिर वही आपकी पुशअप्स वगैरह होंगी, उसमें सब कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आती है एसआरटी, और 20 नंबर का एक और टेस्ट होता है, उसका मैं नाम भूल गया क्या, इंग्लिश का टेस्ट होता है, वो बहुत सिंपल होता है। आपका जो फेज़ 1 में आएगा उससे आधा सरल होता है, बहुत ईजी होता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। और एसआरटी तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है, उसको कोई भी कर लेगा, उसमें भी बंदे बाहर नहीं होते। एसआरटी बहुत आसान होती है, सिंपल सा सिचुएशंस रहती हैं। अगर आपकी थोड़ी सी मेंटालिटी, आपकी थोड़ी सी साइकोलॉजी सही है तो आसानी से कर लेंगे आप। अगर थोड़ा सा मॉरल आपके अंदर अच्छे हैं तो आसानी से कर लेंगे। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि, क्योंकि सही गलत हर इंसान को पता रहता है कि यार सही क्या है गलत क्या है, तो उसमें बस यही ऑप्शन रहते हैं कि यार ये सही है गलत, तो जो ज़्यादा सही है वो ज़्यादा सही है, उसको आपको टिक करके आना है। एसआरटी आसानी से हो जाएगी। उसके बाद आपका आती है बात, उसके बाद होता है जीडी। जीडी मेन है, समझ लीजिए। जीडी मेन क्या है, रनिंग में बंदे आधे बाहर हो जाते हैं, फिर आता है जीडी। जीडी में भी बंदे बाहर होते हैं। अब इस मेरे टाइम से जीडी थोड़ा सा टफ हो गया है। जीडी अब देखिए क्या है, यहाँ पे आपका काम आती है जो आपने इंग्लिश पढ़ रखी है ना, जिसको आपने थ्योरेटिकली एग्जाम के अंदर दिया, उसको वो आपको प्रैक्टिकली देख रहे हैं जीडी के अंदर। वो जीडी में आपका नॉलेज नहीं देख रहे हैं। एनडीए का इंटरव्यू नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात ये एसएसबी नहीं हो रहा है ये, कि जहाँ पे आपका वो वाली इंग्लिश देखेंगे कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को भी देख रहे हैं, स्पीकिंग को भी देख रहे हैं, फ्लुएंसी को भी देख रहे हैं, आपके नॉलेज को भी देख रहे हैं, है ना। हर चीज़ नहीं देखते वो, सिर्फ वहाँ पे इंग्लिश में आपकी फ्लुएंसी, आप क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि आप कितना अच्छा बोल रहे हैं। तो ये चीज़ अगर ये तब हो पाएगी कि कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है, कुछ दोस्तों की, कि यार ऐसा है कि मैं इंग्लिश मुझे आती है, सब कुछ मैंने पढ़ रखा है, वोकैब मुझे आती है, ग्रामर मुझे आती है, अंडरस्टैंडिंग मुझे इंग्लिश के, मेरे नंबर आते हैं इंग्लिश में, बट मैं बोल नहीं पाता हूँ यार। तो बोलना क्या है, बोलने का कुछ नहीं है, कोई फंडा नहीं है बोलने का। बोलने का बहुत सिंपल सा मेथड है। सिंपल सा मेथड ये है कि जैसे आप जब भी कुछ सोचते हैं, जैसे आप अभी जैसे कुछ करने जा रहे हैं, आप दिन का अपना प्लान बनाते हैं, तो क्या करते हैं कि यार
आज मैं अभी उठा हूँ 5 बजे, अभी मैं रनिंग जाऊँगा, उसके बाद मैं रनिंग करके आऊँगा, फिर रनिंग करने के बाद में मैं ब्रेकफास्ट लूँगा, फिर उसके बाद पढ़ाई करूँगा 2-3 घंटे। ऐसे आप बनाते ना, तो इसको अपनी आप मदर टंग में बना रहे हैं अभी, बट इसको मदर टंग में नहीं, आप अपने दिमाग के अंदर सोचना इंग्लिश में चालू कर दीजिए, ठीक है ना, समझ रहे ना, कि आई विल गो टू रनिंग एंड आफ्टर दैट आई विल गो टू स्टडी फॉर 3 आवर्स, है ना। इस तरीके से आप अगर आप दिमाग के अंदर अपने माइंड में ये सब चीज़ें इंग्लिश में सोचना चालू कर देंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। इससे आपको पता नहीं चलेगा आप कितनी जल्दी, कितनी 1-2 महीने में आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यार मैं इतनी जल्दी इंग्लिश बोलने कैसे लग गया। क्योंकि क्या होता है, जो आपने वोकैब पढ़ी है, जो आपने वोकैब समझी है, जो आपने ग्रामर पढ़ी, उसको आप अपने दिमाग के अंदर रिवाइज टाइप से कर रहे हैं, उसको आप रिवीजन में ले रहे हैं, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगी। मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा था। जीडी के टाइम पर मैं क्या करता था, मैंने 1-1.5 महीना सिर्फ यही करता था। मैं जो भी सोचता था उसको मैं कोशिश करता था कि मैं इंग्लिश में ही सोचूं, इंग्लिश में सोचने की कोशिश करता था। तो इंग्लिश में सोचेंगे तो बहुत जल्दी ये आपका जीडी में भी आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और मैं कुछ ऐसे लोगों के लिए भी मतलब एक बात ये बोलना चाहूँगा कि यार कुछ अभी हमारी सराउंडिंग्स में जो 17 से 18 से 19-20 साल के जो बंदे आ रहे हैं, जो दोस्त, जो फ्रेंड्स हमारे आ रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार मतलब बहुत बेरोजगारी ऐसा है वैसा है, या कोई अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, या कोई किसी के पास कोई बुरी लत है। तो अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में तो इंडियन डिफेंस आपको इस लाइफ में 17, 18, 19 साल में, जब आप सिर्फ इंटरमीडिएट पास होते हैं, आपको मौका देती है, आप यहाँ आइए और जुड़िए। और मेरे अकॉर्डिंग ये एक ऐसी सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी संस्था है डिफेंस के अंदर जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम आपका रिजल्ट आता है। टाइम टू टाइम जब एक रिजल्ट आता है, अगला रिजल्ट की डेट आपको अनाउंस हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों की जैसे अगर आप किसी और की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी रिजल्ट आएगा, फिर अगली डेट पता नहीं कब आएगी, फिर फेज 2 होगा, फिर पता नहीं उसका रिजल्ट कब आएगा, फिर पता नहीं उसके बाद इंटरव्यू कब होगा, क्या नहीं होगा। मतलब वो काफी लंबा प्रोसेस रहता है, वो 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। इसमें आपको 1 साल के अंदर आपकी नौकरी आपके हाथ में फाइनल करके दे देती है एयरफोर्स या नेवी या इंडियन आर्मी, कोई भी हो। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जरूर अच्छा कर सकते हैं। बाकी यही मेरी तरफ से है। और आपको मोटिवेशन के तौर पे मैं यही बोलना चाहूँगा, मुझे अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वही लाइन्स याद आती हैं कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। समझ रहे ना। तो बस आज से लग जाइए, 1 साल के अंदर आपको आपके हाथ में इंडियन एयरफोर्स की वर्दी होगी। जय हिंद, जय भारत।